सामने इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करा रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बताने के लिए, सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए पहले वो बता दे रहा हूं, ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेस, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये पार्ट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और ये एंगल फॉर एग्जांपल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए, रेशियोस पता होना चाहिए। साइन थीटा किसका रेशियो होता है, P अपॉन H। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, B अपॉन H। और टेन थीटा किसका रेशियो होता है, P अपॉन B। तो आपको हमेशा ये देखना होगा कि आपको कौन सी साइड गिवन है। बिल्कुल कोई भी बीच में बातें नहीं करेगा ना। आपको पहले ये देखना होगा कि कौन सी साइड्स गिवन है और कौन सी साइड्स फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो आप कौन सा रेशियो यूज करोगे, P अपॉन H का, जो कि किससे मिलता है, साइन थीटा से। क्लियर ये चीज। तो पहले आपको ये रेशियोस पता होने चाहिए। दूसरी जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्पेशली टेन थीटा तो बहुत ज्यादा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 क्या होता है, 30 पे क्या आता है, ये और लास्ट वाला 1, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस थीटा के लिए इसको क्या करते हैं, उल्टा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 0। और 10 की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी जाती है, बीच में क्या आता है 1, और इसके पहले 1 अपॉन रूट 3 और इसके बाद रूट 3। सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये तीन वैल्यूज है, जो कौन कौन से एंगल पे आती है, 30, 45 और 60। समझ गए। तो ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के पहले आपको बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो पता होना चाहिए वो भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम रहते, तो वो जो है वो मैं बता रहा हूं। अगर मान लो, रुक जाओ पहले मैं बोल लूं, अगर मान लो आप ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को देख रहे हो और यहां पर पॉइंट ए से देख रहे हो। पॉइंट ए से जब आप बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो देखते समय जो आपका लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट जो होगा वो बेस के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन ये वर्ड यूज हुआ है तो आप क्या समझोगे कि नीचे से हम कहां देख रहे हैं, ऊपर। समझ गए ये चीज। अगर मान लो आप यहां पर आप टॉप पे खड़े हो और बॉटम में किसी पॉइंट को देख रहे हो और देखते समय जो लाइन ऑफ साइट बन रहा है, तो उस समय हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए ना ये चीज। तो दो वर्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें फिर क्वेश्चंस बनाना। ओके चलो इधर पे ध्यान देना फिर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या, और कोई कुछ बीच में बोल रहा था। हाँ चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 33। ये आपकी बुक में देख लेना कौन से पेज नंबर पे है, फिलहाल उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट ए, इसमें दो ऑप्शन है और ये कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। कौन सबसे अच्छे से पढ़ सकता है। हाँ शौर्य पढ़। 24 meter high from the foot of the another tower in the same plane is 60 degree. स्टॉप, बस ये जो पहला लाइन है ना इसको पढ़ के आरुष यहां पर ध्यान। सबसे पहला लाइन जो अभी इसको पढ़ा ना, इसने पढ़ा ना, उसको पढ़ के डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ 24 मीटर हाई फ्रॉम ए फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। तो यहां पर जो कीवर्ड्स है वो हाईलाइट कर रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी है 24 मीटर, फ्रॉम कहां से बन रहा है, फुट ऑफ द अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। तो दो टावर है,
दोनों टावर सेम प्लेन पे है। तो सपोज यहां पर मैंने ये बना दिया एक सेम प्लेन, ठीक है, और ये हो गया टावर 1 और ये हो गया टावर 2। अभी कौन सा टावर बड़ा है कौन सा टावर छोटा है ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए 24 मीटर हाई टावर। तो ये वाले टावर की हाइट मैं ले लेता हूं, मान लो 24 मीटर। रफ डायग्राम है ना, अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा इसलिए रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये वाले टावर की हाइट है 24 मीटर। फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। तो ये दूसरा टावर का फुट कहां पर होगा, फुट यहां पर होगा। तो यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। समझ गए यहां तक सभी? सिर्फ फर्स्ट लाइन को पढ़ के हमने ये डेटा बनाया। सेकेंड लाइन पढ़ना शौर्य। अब सेकेंड टावर के टॉप का फर्स्ट टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। मतलब यहां से यहां तक का एंगल 30 बन रहा है, समझ रहे हो? तो ये बताओ ये टावर बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कि ये वाला टावर जो है ये बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? तो आंसर है छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा? क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल छोटा बन रहा है मतलब टावर भी ऑब्वियसली क्या होगा, वो छोटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। समझ गए सभी यहां तक? ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स। तो क्या कर रहा है यहां पर, दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बस स्टॉप, यहीं पर स्टॉप। ऑल्सो के बाद सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसको बाद में पढ़ेंगे। क्या निकालना है, समझ गए ना, दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस। तो पहले हम यहां पर मार्किंग कर देते हैं। ये वाले पॉइंट को ए, ये वाले पॉइंट को बी, ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं सी और ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं डी। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को क्या निकालना है, ए डी निकालना है, ए बी निकालना है। समझ गए ना, दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे इस चीज को निकालने के लिए? हम लेंगे यहां पर ए बी सी या बी ए सी, ये वाला ट्राइंगल। अब यही ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर पता है और इसका क्या निकालना है, बेस। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन देता है, 10। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, tan थीटा, जो होता है P अपॉन बी। अब थीटा की जगह पे कितना आएगा, तो इस ट्राइंगल में कितना एंगल बन रहा है, 60। तो यहां पर आ जाएगा tan 60 डिग्री। ऐसा एक्चुअल में पूरा लिखना चाहिए, इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन। समझ गए ना, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, आप लोग देख लेना, उसको पूरा लिखना चाहिए आप लोगों को। देखो पीटूंगा, मैं बता रहा हूं, इधर ध्यान दे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 24, और बेस के प्लेस पे कितना आ जाएगा, ए बी। बेस ए बी है ना, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 24 अपॉन ए बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी गया इधर पे, तो कितना हो जाएगा, ये √3 ए बी इज इक्वल्स टू 24। सो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 अपॉन √3। इसको यही नहीं छोड़ना है, क्या करना है, रैशनलाइज। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो न्यूमरेटर हो गया 24 √3 और डिनोमिनेटर में √3 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 8 जा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 √3, ये आ जाएगा ए बी। क्या ये क्लियर सभी को? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अगर आप यहां तक सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 2.5 नंबर। हाँ बोल। हाँ पढ़ेंगे ना, उसको आ रहा हूं ना। 8 √3 मीटर्स। ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप ऑफ बोथ द टावर्स। तो दोनों टावर के टॉप को जोड़ो, डीसी, ये आपको निकालना है। समझ गए?
कैसे निकलेगा डीसी? अभी पहले मतलब वो बन रहा है ना क्वाड्रिलेटरल। रुक जाओ, थोड़ा इजियर अप्रोच मैं सोच रहा हूं, लेकिन नहीं बनेगा, थोड़ा सा लंबा है इसका कैलकुलेशन, ठीक है? देखो इधर, सबसे पहले ना आप ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इस वाला ट्रायंगल को लो। इस ट्रायंगल में आपको बेस पता चल चुका है, बेस कितना आया है 8√3। इसका निकाल लो परपेंडिकुलर, निकल जाएगा परपेंडिकुलर। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे? क्यों साइन यूज करेंगे भाई? 10 यूज करेंगे ना, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है? तो बताओ बीडी की लेंथ कितनी आएगी, कैलकुलेट करो। तो यहां पर अब नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी है ना, ट्राइंगल ए बी डी, और यहां पर हम निकालेंगे tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब बी डी, और बेस कितना आया है 8√3। समझ गए सभी यहां तक? अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू बी डी अपॉन 8√3, करेक्ट? तो ये 8√3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8√3 अपॉन √3, तो BD की लेंथ यहां पर आ जाएगी 8। ये √3 कट गया और BD इज इक्वल टू आ गया 8 मीटर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो BD मतलब कि ये वाला लेंथ आपको मिल गया 8 मीटर। समझ गए सभी? हाँ, अभी इसके बाद आगे ध्यान देना। अब अगर मान लो मैं यहां से यहां ऐसे एक लाइन बना दूं इस तरह से, ठीक है? तो ये बताओ, और इस पॉइंट को मैं मार्क कर दूं, इस पॉइंट को मार्क कर दो E, तो ये बताओ A से E तक की लेंथ कितनी होगी? A से E कितना हो जाएगा? 8। समझ में आया कैसे 8 होगा? क्योंकि पैरेलल बनाया मैंने, तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है? तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? 8। तो ये बताओ EC कितना होगा? EC हो जाएगा 16। समझ गए कैसे 16 होगा? ठीक है, और ये बताओ कि DE कितना होगा? D से लेके E तक का लेंथ 8√3, वो इसी के बराबर होगा जो हमने यहां पर निकाला है। क्लियर ये चीज? तो अब आप लोग फोकस करो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपको यहां दिख रहा है। क्या नाम है इस राइट एंगल ट्राइंगल का? CDE। इसका बेस पता है, इसका परपेंडिकुलर पता है, और क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। तो क्या करोगे? पाइथागोरस लगा दो। क्यों tan 1 लगाओगे? साइन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पाइथागोरस लेना ज्यादा आसान है। क्या साइन लेना भी आसान है, लेकिन साइन लेने के लिए एंगल चाहिए ना अपने को, और एंगल तो अपने को पता नहीं है ना, ये वाला एंगल। समझ गए? तो इसलिए हम यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्राइंगल CDE, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h मतलब क्या हो जाएगा? CD का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा? 16 का स्क्वायर, प्लस बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? 8√3 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर किसको याद है? वेरी गुड। प्लस 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, 16, हाँ सही है, 192। और 192 और 256 का एडिशन 8, 4, और इधर पे भी आ जाएगा 4। CD² 448, तो CD टू √448। नहीं, एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना है। ओके, 448 का प्राइम फैक्टर निकालो। 112, 56, 28,
कैलकुलेटर 14 14 सात 7 सात नंबर हाँ, तो 2 के कितने पेयर बने? 1 2 3 तो क्या आ जाएगा? 2 2 बाहर, 3 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर में क्या बच जाएगा? 7। आंसर इज 8√7 मीटर्स। समझ गए? तो पहले वाले पार्ट का 2 नंबर और सेकेंड वाले पार्ट का 3 नंबर। बेसिक और स्टैंडर्ड का अलग क्वेश्चन पेपर है। हाँ, ये स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ, कल सही में टेस्ट है, ग्रुप में तो डालो। हाँ, दोनों का अलग रहेगा, बेसिक और स्टैंडर्ड का। कैसे? पीडी का लेंथ दिया हुआ है हाँ, सर, और बीसी निकाल लेंगे। BC, हाँ, पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। BD और BC, तो उसमें कैसे पाइथागोरस लगेगा? राइट एंगल थोड़ी ना वो, हर ट्रायंगल में थोड़ी। हाँ, भेज दूंगा, मेरे को याद दिला देना, ठीक है? मैं ड्राइव में तो सेव कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। हाँ, बोलना बोलना। ये कौन सा ट्रायंगल लिखा है इसमें पर? ट्रायंगल ABD दिख रहा है, ABD। अब इस ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है, समझिए? और किसी का कुछ डाउट? हाँ, तुम लोग बातें नहीं करो, पीछे हटा दो इसको मैं। हाँ, ले रहा हूं, ये लो, आया था। तुम लोग ये वाला पहले करवा देता हूँ, ठीक है? मैं जो बुक दिया उसको फॉलो करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते आएंगे। हाँ, चलो इधर पे सामने ध्यान। मैं बाहर निकालूंगा, बता रहा हूँ। सामने आके बैठ तो निखिल यहाँ पर, और पीछे प्रांजल सामने आके बैठ। जल्दी जल्दी निखिल इधर पे आ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी सभी। बताओ आंसर। लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ शेडो, एंगल ऑफ एलिवेशन 45। किसको समझ में नहीं आया? ओके, तो इधर पे ध्यान दो, जिसको समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है? जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं है यहां ध्यान देना। ये टावर है, टावर की लेंथ मान लेते हैं x है, उसका शेडो बनेगा, उसका शेडो का लेंथ भी उतना ही है, क्वेश्चन में बोल रहा है, वो भी कितना है? x है। तो यहां पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इस राइट एंगल ट्रायंगल के ये दोनों साइड क्या है आपस में? इक्वल। और दो साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। और ऑब्वियसली ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ गए ना ये चीज? तो बचे हुए दोनों एंगल 45 खत्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर जो भी है, a boy standing at the top of a lighthouse, he observed that boat P and boat Q are approaching the lighthouse from the opposite direction. तो क्या लिखा हुआ है? एक बॉय है जो इस लाइट हाउस पे खड़ा हुआ है और दो बोट्स है, एक P और एक Q, दोनों के दोनों कहां अप्रोच कर रहे हैं? लाइट हाउस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर यहां तक सभी को? आगे लिखा हुआ है he finds that angle of depression of boat P is 45 डिग्री। तो बोट P जो है, मान लो वो यहां पर है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट Q इज 30 डिग्री। तो ये बोट Q का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 30 डिग्री। He knows that the height of the lighthouse is 100 मीटर। तो ये लाइट हाउस का हाइट उसको पता है, वो कितना है? 100 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरा डेटा यहां तक। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था, केस स्टडी वाला था, दोनों डायग्राम दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बेस्ड ऑन अबव आंसर द फॉलोइंग, द मेजर ऑफ एंगल ACD। एंगल ACD देख के बताओ कितना होगा?
45 डिग्री, तो ये वाला एंगल 45 है। ACD यहां पर बनेगा और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ गए ना क्यों होगा 45? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल YAB 30 है तो एंगल ABD भी 30 होगा। क्यों? YAB मतलब ये वाला एंगल 30 है और ABD भी 30 होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मुस्कुराइए जिसने बेसिक लिया है। ठीक है, तो ये बेसिक का क्वेश्चन है। अरे आया हुआ है पिछले साल, 4 नंबर का है, पिछले साल बेसिक में आया हुआ है। 1 मार्क प्लस 1 मार्क। लास्ट पार्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। तो CD की लेंथ यहां पर बतानी है। CD मतलब कि ये है CD। CD समझ गए ना क्या है? तो यहां पर देखो ये वाला एंगल कितना बन रहा है 45, ये कितना है 100, ये हो गया A, ये हो गया C और ये हो गया D। तो अगर ये 45 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 45 और ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 100। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था ना, दो एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे? नहीं। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में। ठीक है, हटा दो उसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ चल जल्दी से पढ़ना ये वाला क्वेश्चन। समर्थ खड़े हो जा, तू खड़े रहेगा। हाँ कान पकड़ ले, इधर खड़े हो जा, उसको नहीं दिखेगा, इधर आ जा। हाँ तू पढ़ते जा। But might have not thought of the how they actually reach the correct destination. Air traffic control ATC is a हाँ ये सब ऐसी फालतू चीजें, मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो क्या करता है, वो मैनेज करता है कि ट्रैफिक कैसे मैनेज होगा फ्लाइट्स का। ठीक है, एक किसी भी पर्टिकुलर एयर लोकेशन पे। तो इसके लिए वो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। इसमें डायग्राम में ऐसी कुछ कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब डेटा या क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से सुनना। एट अ गिवन इंस्टेंस ATC finds that angle of elevation of an aeroplane from the point on the ground is 60 degree। पहली लाइन समझ में आई क्या? क्या समझ में आया? एक प्लेन उड़ रहा है और वो जब हवा में है और ग्राउंड में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर सबको ये? आफ्टर 30 सेकेंड्स it was observed that angle of elevation changes to, तो 30 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितना हो गया 30 डिग्री। तो प्लेन कहां गया, इधर गया कि इधर गया? इधर गया। ठीक है, और अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होके कितना हो गया है 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बन गया 30 डिग्री। क्लियर? ओके अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The height of the aeroplane remains constantly as 3000√3। तो एरोप्लेन की हाइट कांस्टेंट है, मतलब पहले जितनी थी 3000√3 बाद में भी उतनी ही है 3000√3। Use the above information to answer the following questions। तो सबसे पहले पार्ट में क्या लिखा है, draw the neat labeled figure to show the above situation diagrammatically। मतलब ये डायग्राम बनाना है, समझ गए ना? इस डायग्राम में मार्किंग भी कर लेना, इसको ले लेना A, ये ले लेना B, ये वाला पॉइंट ले लेना C, ये वाला पॉइंट हो जाएगा D और ये वाला पॉइंट हो जाएगा E। समझ गए? सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स में वो कहां से कहां जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ा ना, E से लेके वो कहां तक जा रहा है, D तक जा रहा है। तो आपको बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ। क्वेश्चन समझ गए सभी? हाँ कैसे निकालोगे? करेक्ट, ये जो ED है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये ED हो जाएगा किसके, BC के। और BC को हम ले लेते हैं X और AB को हम ले लेते हैं Y। तो देखो इसको हमने ले लिया Y और इसको हमने ले लिया X। तो ये जो पूरा जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का, ये कितना हो जाएगा X + Y। क्या ये पूरा समझ गए सभी?
अब यहां कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं? 2 राइट एंगल ट्राइंगल। पहले ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देख लो ध्यान से, क्या नाम है ट्राइंगल का? ट्राइंगल ABE, ठीक है। अब इसमें क्या पता है हमको इस ट्राइंगल ABE में? तुम लोग लिखते नहीं हो, बड़ी मुश्किल जाएगी। हाँ, क्या पता है इसमें? परपेंडिकुलर पता है इसका, समझ गए ना? क्या पता है इसका? परपेंडिकुलर। और क्या निकालना है इसका? बेस, मतलब y। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? tan। एंगल कितना आएगा बोलो जल्दी? 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू 3000 √3 अपॉन y। समझ गए ना सभी? अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? √3 इज इक्वल टू 3000 √3 अपॉन y। ठीक है, तो इधर से ये √3 और √3 कट जाएगा और y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पर? 3000। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? ओके, y की वैल्यू मिली है। अब किसकी वैल्यू निकालना बच गया है? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? हाँ, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ADC, जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। अब बड़े वाले ट्राइंगल को लो, ADC, ये वाले ट्राइंगल को, ठीक है। इसमें लगाओ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, बता जल्दी अक्षत, ट्राइंगल ADC में क्या लेंगे? बता जल्दी। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है उसका? 3000 √3, उतना ही जितना पहले वाले का था, क्योंकि हाइट सेम है। बेस कितना है बता? x प्लस वाई। तो बेस कितना आ जाएगा इसका? x प्लस वाई। समझ में आया क्या? अब ये tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? यहां तक क्लियर सबको? फिर ये x प्लस वाई को इधर भेजो और √3 को इधर भेजो, तो लेफ्ट साइड में हो गया x प्लस वाई, राइट साइड में बोलो क्या होगा? हाँ, करेक्ट। तो इधर पे 3000 √3 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 3। तो 3000 इंटू 3 कितना होता है? 9000। और y की वैल्यू पता है, कितनी पता है? 3000। तो ये हो जाएगा 3000 प्लस y इज इक्वल टू दिस। ये इधर जाएगा तो y कितना आ जाएगा? x आएगा क्या? मैंने गलत लिख दिया? क्या बात कर रहे हैं शौर्य और निखिल? समझ गए सभी? तो ये x क्या है? BC मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लाइट इन 30 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट का आंसर है। समझ में आया सभी को? ऐसा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, आएगा तो ओके। अब पता नहीं यार, स्टैंडर्ड बेसिक। हाँ, अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करें। इसका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन में क्या लिखा है पहले समझा दूं, कर लेना होगा। तू बैठ जा अपनी जगह पे और बीच में मत बोलना दोबारा। उसको पढ़ने बोल रहा हूं, क्यों कमेंट कर रहा था फालतू के? वो सब चीजें मत करो तुम लोग। बात स्टैंडर्ड बेसिक जो भी है तुम लोगों के काम का है, ठीक है। इधर पे ध्यान देंगे, समझो पहले अच्छे से। हाँ, सेकेंड पार्ट इसका ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबोव फ्लाइट, it was observed after 15 √3 - 1 seconds the angle of elevation changed to 45 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है? इसी सिचुएशन में जब वो फ्लाइट ई पे था तो वो आगे मूव किया हुआ,
और मूव करने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 45 डिग्री। मतलब इसमें 30 लिखा था, अब दूसरी सिचुएशन में क्या बता रहा है वो 45। तो डायग्राम ना वैसा ही बनेगा। पहले वाले केस में कितना बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और अभी ये मूव करके यहां पर आ गया, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना देंगे हम यहां पर 45 डिग्री। बाकी पूरा कैलकुलेशन वैसा ही होगा जैसा यहां पर हमने किया है। वो दो ट्रायंगल लिया था, ये वाले को क्या ले लोगे y, ये वाले को क्या ले लोगे x, और उसके बाद फिर सेम जैसे हमने x और y यूज करके, हाँ बोलो। नहीं, वो थर्ड करना है, ठीक है, समझ गए ना, वो निकाल लोगे। थर्ड वाले पार्ट का आंसर आपको बताना है, बताओ कौन बताएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम 30 किलोमीटर। गलत आंसर चाहिए मेरे को, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं चाहिए। 300 किलोमीटर। गलत, मीटर। ये सेकंड का, ये जो मैं बता रहा हूं ना ये सेकंड का है ना, इसका आंसर मैं पूछ रहा हूं, बताओ। उसको छोड़ देना, तू ऊपर वाले से बनाना। वो मजा ना उन लोगों को आता है जो इन्विजिलेशन करते हैं ना तुम्हारे क्लासरूम। गलत, कितना आ रहा है मेरा 240। गलत। ये क्वेश्चन में बैच 1 में कराया, वहां के बच्चे बना लिए थे ना, ठीक है। तो इधर पे ध्यान दो, स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना टाइम ट्रैवल किया उसने 30 सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर किया 6000 मीटर। तो कितना हो जाएगा 6000 मीटर अपॉन 30 सेकेंड। समझ में आया। ये 0 और 0 कट, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आया 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर नहीं है। किस में लिखना है आंसर को, किलोमीटर पर आवर में। अगर यहां छोड़ोगे तो सिर्फ आधा नंबर मिलेगा। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, पढ़े हो ना फिजिक्स में, बताओ क्या करते, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000, और ऊपर में क्या आ जाएगा 60 इंटू 60 जो कि 3600 होता है। समझ गए ना। सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 260, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए नीचे 1000। क्लियर। अभी इधर से 2 0, इधर से 2 0 कट, इधर से 1 0, इधर से 1 0 कट, तो क्या बच गया 20 इंटू 36 विच इज 720 किलोमीटर पर आवर। समझ गए ना सभी। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके नेक्स्ट। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारी बुक्स में है, और ये पिछले क्लासेस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, तो डोंट इग्नोर। मेरे ख्याल से ये उसका क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर का, सीबीएसई शायद तक। हाँ, ये जो मैंने बुक प्रोवाइड की उसी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, तो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। वन इवनिंग कौशिक वॉज इन पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड्स वेयर सिंगिंग ऑन अ नियर बाय ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर। तो बर्ड्स जो है वो पेड़ में गाना गा रहे हैं, ठीक है, और किस हाइट पे है 80 मीटर के हाइट पे। He observed a bird on the tree at an angle of elevation 45 degree. तो ये मेरे ख्याल से वो पर्सन जो है ना, वो बॉय, वो यहां पर है और बर्ड यहां पर है, और वो इसको देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। डायग्राम गिवन है, ठीक है। When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation 30 degree.
द बॉल फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम एज सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये वैसे पढ़ने पे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिगर दिया हुआ है इसलिए समझ में आ रहा है ठीक से। ठीक है, क्या बोल रहा है, बर्ड जो है वो यहां पर फ्लाई कर रही है और बॉल जो है वो यहां पर आ रही है। अब यही लॉजिक समझ में नहीं है, बॉल इधर बर्ड इधर क्यों, अच्छा बॉल इधर जा रही है और ये इधर, ठीक है चलो जो भी है, ठीक है ये हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। मतलब आपको क्या निकालना है ये बताओ, आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस बी से लेके सी का डिस्टेंस। अरे बी से सी और सी से बी सेम ही है ना, ठीक है, तो आंसर होगा 80। क्यों, क्योंकि हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्राइंगल, और इसमें ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है, इसलिए ये 80, तो ये भी कितना हो जाएगा 80। समझ गए सभी, ओके। हाँ, इसके बाद फिर आगे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट में, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम। तो बर्ड कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालना है, ठीक है। तो मतलब यहां पर आपको निकालना है ए डी का डिस्टेंस, जो किसके इक्वल होगा, ए बी ई के इक्वल होगा। और ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ट्राइंगल डी सी ई, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। इसमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सी से बी तक का डिस्टेंस आपको पता है वो कितना है 80 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस जो आपको निकालना है उसको मान लो x, और परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है 80, एंगल आपको पता है कितना है 30। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, समर्थ बता, tan 30 कौन से साइड्स का रेशियो होता है, बस ये बता। हाँ, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन से साइड्स का रेशियो पूछ रहा हूं ना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/√3। परपेंडिकुलर कितना आएगा 80, और बेस कितना आएगा 80 प्लस x। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये गया इधर, ये गया इधर, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 80 प्लस x, और राइट साइड में 80√3। क्लियर सबको ये। अब ये 80 को भेज दो यहां पर, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू 80√3 माइनस 80। क्या कैसे हुआ, 80 उधर भेजा तो हो गया -80, इधर 80√3 माइनस 80, तो 80 निकाल लिया कॉमन, तो बच गया √3 - 1। समझ गए, किसका ये क्वेश्चन, स्टैंडर्ड का सर, स्टैंडर्ड का है। ऐसा कोई टफ नहीं था, लेकिन ये डायग्राम बस है, स्टार्टिंग का डिस्क्रिप्शन बस थोड़ा सा, ये चीज मेरे को भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैं ये सोचा बॉल उसको हिट नहीं किया, बॉल वो सिर्फ मारा है। बॉल मतलब बॉल यहां तक ही पहुंची और वो बर्ड डर के भग गई, ऐसा है, समझ में है। हाँ, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रैवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। मतलब कौशिक ने जब बॉल को देखा तब बॉल ने कितना ट्रैवल किया ये बता रहा है। हाउ फार डिड द बॉल ट्रैवल इन द स्काई, तो आपको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, CF, मतलब आपको यहां पर निकालना है हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहां पर क्या पता है और कौन सा ट्राइंगल लेंगे ये बताओ, CGF, ये ट्राइंगल लेंगे। और इसमें क्या पता है, परपेंडिकुलर GF, और वो कितना है 80, और परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस निकालना है, तो रेशियो कौन सा यूज होगा, साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H, तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी
60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 80 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर CF। फिर तू कमेंट कर रहा है, कौन बोल रहा है साइन इतना बड़ा है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन CF। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 CF इज इक्वल्स टू 160 और √3 अपॉन में आ जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 160/√3। सिंप्लीफाई कर लेना ना, समझ गए ना प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट नहीं करना है उसको। अगर ये 2 मार्क्स का कट भी सकता है, पूरा भी दे सकते हैं, मतलब चांसेस है। हाँ ये 2 मार्क्स का। हाँ मीटर पर मिनट, हाँ सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। अब ये बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन दिस मच डिस्टेंस। 2 सेकेंड्स ना, हाँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। जो डिस्टेंस गिवन है उसको डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 20 अंडर ब्रैकेट √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये निकलेगा मीटर पर सेकेंड में। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 10 √3 + 1। अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर मिनट में, तो इंटू 60 करेंगे, इंटू 60 तो ये हो जाएगा मीटर पर मिनट, तो इंटू 60 हो जाएगा तो मतलब कितना आ जाएगा आंसर 600 √3 + 1 मीटर पर मिनट। ये हो गया आंसर, समझ गए ना। हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग कैसे करोगे एग्जाम पास, ऐसा इतने में थक जाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। हाँ लगा दे। कितना देंगे? और कितना लाना रहेगा? और ये तो ठीक है, तेरा तो बेसिक है, स्टैंडर्ड वाले क्या करेंगे? वो कर सकता है लेकिन पता नहीं कितना स्कोर करेगा, वो डिपेंड करेगा लास्ट टाइम में कितनी पढ़ाई करेगा। ठीक है, हाँ हाँ कल बात करता हूँ, तेरे से नहीं, कल सुबह पापा से बात करता हूँ तेरे, ठीक है। ओके हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 32। Person walking 48 meters towards the tower in a horizontal line through its base. Observe that angle of elevation of the top of the tower changes from 45 to 60 degrees. Find the height of the tower and the distance of the person now from the tower. ये इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बना के दिखाओ कैसे बनेगा। चलिए तो एनसीईआरटी का ये आप करवा लो। सर एक फोन आ रहा है, एक बार अटेंड करके आना मुझे, 2 बार हो गया बोलवा। हमारे पास फोन भी कर। समर्थ फोन आ गया। ये 48 मीटर का टावर हाँ गलत है ना, बाकी लोग पढ़ के बनाओ जल्दी, डायग्राम कैसा बनेगा। A person walking 48 meters toward a tower in a horizontal line through its base. Observe angle of elevation of the top of the tower changes from 45 to 60 degree. तो यहां पर टावर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक मिनट दिखा दो।
देख सुन, मैं समझा रहा हूं क्या गलती। ये पर्सन है, ये टावर है। टावर को मान लो मैं लेता हूं ए बी। अक्षत ध्यान से सुनना, बाकी बच्चे भी ध्यान से सुनना। अक्षत जो गलती किया वो गलती मत करना। हाँ ठीक है, एक मिनट। ये टावर है ए बी और ये यहां पर पर्सन है सी। अब क्या बोल रहा है, पर्सन कहां पर वॉक कर रहा है, टावर की तरफ। तो सी से वो यहां पर आएगा डी पे। समझ में आया ये चीज? तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री, और बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। समझ में आया ये चीज? अब तूने क्या गलती किया, तूने पर्सन को वहीं रखा, टावर को वॉक करा दिया। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये गलती नहीं करना। ठीक है, ये आपको गिवन है। और ये कितना वॉक किया है ये पर्सन, 48 मीटर। तो सी से डी का डिस्टेंस कितना हो गया, 48 मीटर। क्लियर सबको ये? और क्या फाइंड आउट करना है इसमें बताओ, क्या फाइंड आउट करना है? तो आपको पहले तो हाइट ऑफ द टावर मतलब क्या निकालना है, ये ए बी जिसको हम मान लेते हैं एक्स, और ये वाला डिस्टेंस निकालना है जिसको हम मान लेते हैं वाई। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब हमको यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। सबसे पहले ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। क्या नाम है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल ए बी डी में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें जिसमें ये दोनों आए, tan। तो यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि कितना है x अपॉन y। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू x बाय y। तो जिससे आपको क्या मिल जाएगा, √3y इज इक्वल्स टू x। तो ये x और y के बीच में एक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, देख के बताओ। ए बी सी, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे, tan। अगेन tan लेंगे तो ट्राइंगल ए बी सी में tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, x, और बेस कितना है, 48 प्लस y। समझ गए ना कैसे? tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू x अपॉन 48 प्लस y। ये 48 प्लस y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 48 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। अब देखो x की वैल्यू तुमने निकाली कितनी है, √3y। तो x की जगह पे पुट कर दो √3y। समझ गए? अब ये y इधर शिफ्ट होगा तो क्या चेंज हो जाएगा, 48 इज इक्वल्स टू √3y माइनस y। समझ गए? अब y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कॉमन निकालोगे y को, तो क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1। अब उसको नीचे भेज दो तो 48 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, y। फिर क्या करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए, रैशनलाइज। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या सेलेक्ट होगा, √3 प्लस 1। नीचे में भी क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू न्यूमरेटर में √3 प्लस 1 इंटू 48 हो गया, और नीचे में क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो y इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू 48, और 3 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 2। 2 से कटेगा कितने बार में, 24 टाइम्स में। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 √3 प्लस 1। क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में नहीं है, ये सारे क्वेश्चन मैं बैच 1 में करवा चुका हूँ, किया था ना अटेंड। हाँ, बैच 1 में ये सारे क्वेश्चंस लगभग मैं करवाया था। ये हो गया सभी का, y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू मिलने के बाद हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये हमको दिया हुआ है ना, x की वैल्यू इतनी है, तो x इज इक्वल्स टू √3y है, तो y यहां पर रख दो, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 24
√3 24 √3 into 24 √3 plus 1 सिंप्लीफाई कर लेना आगे तो ठीक है। और √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, तो वो पुट करना पड़ेगा। समझ गए सभी? ओके, हटा दूं इसको फिर मैं। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दूं ना? Sir, you will correct. हाँ तो बना के दिखा, चला इधर आ सामने, बना के दिखा। नहीं, वहाँ नहीं किया। बाकी बच्चे पढ़ो और फिगर बना के दिखाओ जल्दी से, फटाफट। ट्राई करके आऊं क्या? सेव करके भेज दूं उसको? बनाओगे? Yes, sir. ये 2 क्वेश्चन बना के लाना, ठीक है? अच्छा, कल तो टेस्ट देना ही है फिर तो। Sir, कितने बजे? कल सोच रहा हूँ Sir, सुबह 4:30 बजे, 4:30 से 5:30 दे दो सब टेस्ट। ओके? 4:30. हाँ, 4:30 to 5:30। हाँ ले जाओ, लेकिन रखे रहना संभाल के, या PDF बना के भेज देना। क्या है पढ़ना? बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है। बाय बाय। क्वेश्चन बस बड़ा नहीं होना चाहिए। बाय बाय, जय श्री राम। हाँ बता दूंगा, अगले बार ले आना उसको, ठीक है? और तुम लोग PDF बना के भेजा करो तो मुझे क्वेश्चन पेपर। अच्छी, तेरा कैसा चल रहा है पढ़ाई? है? कर रहे हैं ना प्रैक्टिस? कुछ डाउट वाउट आता है कि नहीं? ठीक है, ओके। पूछना अगर कुछ रहेगा तो, या कोई टॉपिक तेरे जो तेरा सिलेबस में है लेकिन यहाँ इसमें नहीं हुआ है या नहीं, सब कवर्ड है? ठीक है, ओके। सर 7 तारीख से आर्टिली चालू हो। ठीक है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं उसको हटा दिया ना, नहीं दिया। बाय बाय। तो तेरे को समझ में आया कुछ? अटेंड किया है क्लासेस? ये सब पढ़ा है क्या पहले कभी? तो कैसे समझा? कौन से स्कूल में है? अच्छा, किसके साथ? अच्छा, वैदिक भी होली क्रॉस में क्या? हाँ ठीक है, ग्रुप में ऐड कर दूंगा मैं। मेरे को एक बार फिर से नंबर भेजना, नंबर घूम गया है शायद तक मेरे पास, ठीक है? मेरे को व्हाट्सअप कर देना अपना नाम लिख के, तो मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है? ठीक है, और कुछ? बुक मैं देता हूँ तेरे को 1-2 दिन में, ठीक है? एक बार मैं देखता हूँ कितनी बुक्स है बची है मेरे पास एक्स्ट्रा, उसके बाद फिर मैं देता हूँ, ठीक है? ओके।